हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक चल रहा है हमारा परसेंटेज में कल की क्लास में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और आज बारी पार्ट 2 की होगी। तो कल की क्लास एक बेसिक क्लास थी। उस क्लास में हमने सीखा कि परसेंटेज का मतलब क्या है, कैसे किसी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को रिमूव कैसे करते हैं, फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है, फिर प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट जैसे बहुत सारे कंसेप्ट थे जो कल की क्लास में हमने सीखे और जो आपके काम के बहुत सारे काम में आएंगे। ठीक है, तो आज बारी पार्ट 2 की होगी। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें हमने वहां डिस्कस कर लिया और बार बार उनको रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 पे आना। ठीक है, तो पार्ट 1 देख के आइए, फिर पार्ट 2 पे आइए, मजा आएगा यकीनन। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको और मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना और मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, जिन लोगों ने अभी तक ये गाइड बुक डाउनलोड नहीं की है, इस गाइड बुक को डाउनलोड कर लो। यूपीएससी सीसेट को लेकर के हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिलेगी। ठीक है, चाहे आपका सिलेबस है, पैटर्न है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारे कोर्स से रिलेटेड कौन सी चीजें, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या सोर्सेज फॉलो करने, सब कुछ इस गाइड बुक में है। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करो, इसकी एक कॉपी पढ़ो, डाउनलोड करो और उसे पढ़ो, मजा आ जाएगा। बहुत खूबसूरत और अच्छी गाइड बुक है, हर एक इंफॉर्मेशन है, कुछ भी खोजने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। ठीक है, जरूर डाउनलोड करिएगा। चलो, तो शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन आंसर का दौर होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सारे कंसेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में बेसिक पार्ट हो चुका है, देख लिया होगा, फिर से इंश्योर कर लो, अगर नहीं देखा है पहले जा करके देखो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? नंद किशोर गेव 35% of his income to his wife and 50% to his son. Now he is left with rupees 11250. What is the amount he had in the beginning? तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट को 100 लेके चलो। ठीक है, अब नंद किशोर ने इसमें से अपनी वाइफ को कितना दिया? अपनी वाइफ को दिया 35%। तो 100 का 35 यानी कि 35, ये उसने अपनी वाइफ को दे दिया। एंड 50% टू हिज सन। अब उसके पास कितना बच गया? 65 बच गया। और इसमें से उसने, इसमें से नहीं, टोटल में से बोला है उसने 50%। तो सन को दिया 50%, लेकिन 50% इसका नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। रिमेनिंग का नहीं बोला, टोटल का ही बोला है। बहुत बार रिमेनिंग का भी बोलेगा, जैसे अगला सवाल लेंगे। तो सन को कितना दिया? 50 दिया। ठीक है, तो नाउ ही हैज लेफ्ट विद ₹11250। तो अब उसके पास कितना बचा है? 65 में से 50 और चला गया, तो उसके पास सिर्फ 15 बचा है, अगर उसकी टोटल इनकम 100 है तो। ठीक है, और बचा है कितना? 11520। ठीक है भाई, तो इस 15 की वैल्यू 11250 होगी। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी? 11250 डिवाइड बाई 15। तो 15 7 जा 105, 15 5 जा, तो 1 की वैल्यू आ गई 750। तो उसके बाद स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कितना था? 100 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो 100 इंटू 750, दैट इज 75,000। क्लियर है भाई? या आपसे वाइफ को पूछे तो 35 इंटू 750, अगर सन का पूछे तो 50 इंटू 750। तो जो भी चीज पूछेगा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से आंसर 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, 75,000 होगा। ठीक है, बात समझ में आई सबको? आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके ट्राई किया करो हमेशा, जैसे वीडियो पॉज करके ट्राई करोगे मजा आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अशोक गेव 28% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ। तो यहीं से शुरू करते हैं। देखो, अशोक के पास अगर 100 रुपीज है, तो उसने अपनी वाइफ को कितना दे दिया? वाइफ को दिया 28%। तो 100 का 28 कितना होगा? 28। तो 100 में से 28 माइनस कर दो, अब उसके पास 72 बचा। अब वो कह रहा है कि 50% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज सन। अब इसका बोल रहा है, वो सन को दिया है कितना? 50%, लेकिन वो 50% रिमेनिंग का है। तो 72 का 50% यानी आधा कितना होगा? 36।
फिर 72 में से 36 माइनस करेंगे तो 36 बचा। एंड 75% ऑफ द फर्दर रिमाइंडर टू हिज डॉटर। अब इसका जो उसके पास बचा है, इसका डॉटर को दिया है कितना, 75%। तो जब आप 36 का 75% लेंगे तो 75% लेंगे 75 बाय 100 इंटू 36, तो 25 से गया 3, 25 से गया 4, 4 से गया 9, तो कितना 27। तो डॉटर को दिया कितना 27, तो 36 में से 27 गया 9, ये बचा उसके पास फाइनली। और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही इज नाउ लेफ्ट विद ₹11700, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है 11700। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9, 13 से गया, ठीक है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट, तो ओरिजिनल अमाउंट 100 है, तो 100 इंटू 1300, तो उसके पास कितना था बच्चे 1,30,000, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगर वाइफ का पार्ट पूछे तो 28 इंटू 1300, ठीक है। सन का पार्ट पूछे तो 36 इंटू 1300, डॉटर का पार्ट पूछे तो 27 इंटू 1300। तो जो मर्जी पूछ ले वो सारी वैल्यूज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आराम से। लेकिन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, पहले एंड रिजल्ट तक पहुंचो कि क्या चीजें गिवन है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। 28% ऑफ ए ग्रुप आर मैरिड। किसी ग्रुप के अंदर 28% लोग मैरिड हैं, ठीक है भाई। तो अगर ग्रुप के अंदर टोटल 100 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं 100 लोग हैं, तो इन टोटल 100 लोगों में से मैरिड लोग कितने हैं, तो इन टोटल 100 में से मैरिड लोग 28 है, ठीक है। 40% ऑफ द पीपल आर वीमेन। इन टोटल में से दो कैटेगरी है, एक मैन की कैटेगरी है और एक वीमेन की कैटेगरी है। अब वो कह रहा है कि 40% जो पीपल हैं वो वीमेन है, यानी कि 100 का 40% वीमेन है, तो मैन कितने होंगे वहां पे 60, क्योंकि टोटल तो 100 ही लोग हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि 60% मैन आर अनमैरिड। तो जितने भी मैन हैं इनकी भी दो कैटेगरी है भाई, कुछ लोग मैरिड है और कुछ लोग अनमैरिड है, ठीक है। अब जो अनमैरिड है वो 60% है, यानी कि अपनी पॉपुलेशन का 60% लोग है 36, तो 60 में से 36 लोग अनमैरिड है, तो मैरिड कितने बचे 24, ठीक है। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैरिड मैन एंड अनमैरिड वीमेन। तो इन वीमेन में से भी कुछ मैरिड हैं और कुछ अनमैरिड है, ठीक है। कुछ क्या है मैरिड हैं और कुछ अनमैरिड हैं वीमेन में से भी, ठीक है। अब देखो टोटल कितने लोग मैरिड है 28, है ना, और उनमें से मेल जो है वो 24 मैरिड है, तो फीमेल कितनी मैरिड हुई, फिर 4 ही फीमेल मैरिड हुई, क्योंकि टोटल तो 28 ही लोग मैरिड है ना, और उनमें से मेल ही मैन जो है वो 24 है, तो फिर विमेन कितनी बची 4। तो अगर 40 में से 4 जो विमेन है वो मैरिड है, तो 36 अनमैरिड होंगी फिर, क्योंकि टोटल विमेन तो 40 है। अब हमसे रेशियो पूछ रहा है मैरिड मैन, तो मैरिड मैन कितने हैं 24, है ना, और रेशियो किसके साथ अनमैरिड विमेन, अनमैरिड विमेन कितनी है 36, तो 24 रेशियो 30, तो 12 से जाएगा 2:3, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, बना सकते हो। चलो फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो पॉज करके पहले ट्राई किया करो क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ा करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, टोटल कितने लोग हैं 100 लोग हैं, 50 फेल्ड इन इंग्लिश, 13 मैथमेटिक्स। इफ 12 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट इज, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए इस क्वेश्चन के अंदर कि वो जो ओनली मैथ में फेल है वो लोग कितने हैं, वो जो ओनली इंग्लिश में फेल है वो लोग कितने हैं, और वो जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है वो कितने हैं, तो टोटल फेल पता चल जाएंगे, तो बाकी जो बचेंगे वो पास वाले होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो टोटल लोग कितने हैं 100, ठीक है, टोटल लोग कितने हैं 100। अगर इंग्लिश में फेल की बात करूं तो वो कितने लोग हैं 50, 13 मैथमेटिक्स, मैथ में कितने फेल है 30,
और मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने फेल है? मैथ और इंग्लिश दोनों में 12 फेल है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ, तो बाकी सारे दोनों में पास ही होंगे, या तो एक सब्जेक्ट में फेल होंगे या दोनों में। अब मैथ और इंग्लिश में तो 12 फेल है, ये तो पता चल गया हमें, लेकिन ओनली मैथ में कितने फेल है? क्योंकि अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, ये देखो ये डायग्राम है मैथ और इंग्लिश का, ये मैथ है ये इंग्लिश है, और मैथ में टोटल 30 लोग फेल है और इंग्लिश में टोटल 50 लोग फेल है, तो ये दोनों का कॉमन एरिया है। तो ये तो 12 है कि ये 12 लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, ठीक है, डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो एरिया बच गया ये ओनली मैथ वालों का है सिर्फ, ठीक है। इस 30 में 12 लोग ऐसे भी हैं जो इंग्लिश के एरिया में भी आते हैं, यानी 30 में 30 लोग मैथ में तो फेल है ही, लेकिन वो 30 में से 12 लोग ऐसे हैं जो उसके साथ इंग्लिश में फेल है। तो ओनली मैथ में कितने बचे भाई? ओनली मैथ में बचेंगे 30 में से 12 माइनस कर दो, 18 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल है, 12 लोग ऐसे हैं जो मैथ के साथ इंग्लिश में फेल है, तो वो 12 लोग तो हमने ले ही लिए। तो ओनली मैथ में फेल कितने बचे? 18 लोग। अब ये पूरा एरिया किसका? इंग्लिश का है। अब 50 लोग इंग्लिश में फेल है, लेकिन उनमें से 12 पीपल ऐसे हैं जो मैथ में ही फेल है, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने बचे भाई? तो ओनली इंग्लिश वाले बचे 50 माइनस 12 यानी 38। तो 38 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है, ठीक है, और मैथ में 18 और दोनों में 12, तो टोटल फेल वाले कितने होंगे? 38 और 12 कितने हो गया? 50 और 18 68। तो 68 लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर फेल है। तो बाकी अगर टोटल में से माइनस कर दूं तो बोथ में पास वाले बचेंगे। तो बोथ में पास कितने लोग हैं? 100 में से 68 माइनस कर दो तो 32 लोग ऐसे होंगे जो दोनों में पास है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सबको? इस तरीके से आपको बनाना है, समझना है हमेशा, लेकिन डायग्राम जब बनाओ तो डायग्राम में बोथ वाली क्वालिटी लेनी है हमेशा, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल देखो। इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल and 50% play cricket. If 18% of the student play neither football nor cricket, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ इज। अब देखो यहाँ पे दो टाइप की क्वालिटी दे रखी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं खेल रहे, नॉट प्लेइंग, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं फुटबॉल की तो 40% लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल को खेल रहे हैं, 40%, तो 60% ऐसे होंगे जो नहीं खेल रहे, क्योंकि 40% खेल रहे हैं तो 60% नहीं खेल रहे, सीधी सी बात है, फुटबॉल नहीं खेल रहे। अब क्रिकेट को खेलने वाले 50% है, अगर 50% क्रिकेट खेल रहे हैं तो 50% क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, लेकिन बोथ 18% ऑफ द स्टूडेंट प्ले नाइदर फुटबॉल, 18% लोग ऐसे हैं जो ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते, ठीक है। तो बताओ कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ इज, ठीक है, कि जो दोनों खेलते हैं वो बताओ। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते, कितने लोग ऐसे हैं ओनली फुटबॉल नहीं खेलते, नॉट प्लेइंग ओनली फुटबॉल, अगर ये पता चल जाए कितने लोग ऐसे हैं जो ओनली क्रिकेट नहीं खेलते और कितने लोग ऐसे हैं जो बोथ को नहीं खेलते। अब ये तो हमें पता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो बोथ नहीं खेलते, वो लोग हैं 18%। तो अब फुटबॉल और क्रिकेट के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। तो अगर हम ये डायग्राम बनाएं कि ये फुटबॉल का डायग्राम है, ये क्रिकेट का डायग्राम है, तो फुटबॉल कितने लोग नहीं खेलते? 60%, ठीक है, और क्रिकेट कितने लोग नहीं खेलते? 50%, ठीक है भाई, और दोनों कितने लोग नहीं खेलते? 18, तो ये तो कॉमन एरिया आ गया। तो ये जो एरिया बचेगा ये ओनली फुटबॉल का बचेगा, जो लोग सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है भाई। तो 60 माइनस 18, 42% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते, और 50 में से 18 माइनस कर दो तो ओनली क्रिकेट ना खेलने वाले बच गए कितने? 32%, ठीक है। तो ओनली फुटबॉल ना खेलने वाले 42%, ओनली क्रिकेट ना खेलने वाले 32%। तो जो टोटल किसी ना किसी गेम को नहीं खेलते, तो 32 प्लस 18 प्लस, तो 92% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी गेम को नहीं खेलते, ठीक है। या तो हो सकता है कि वो क्रिकेट ना खेलते हो, या हो सकता है कि वो फुटबॉल ना खेलते हो, या दोनों ही ना खेलते हो। तो बाकी लोग जो बचेंगे वो तो दोनों खेलने वाले बचेंगे। तो बोथ को कितने लोग प्ले करते हैं?
100% माइनस 92, तो बोथ को 8% लोग जो है वो खेलना पसंद करते हैं। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये जो डायग्राम बनेगा ये हमेशा बोथ की क्वालिटी से बनेगा। जब तक बोथ का नहीं पता होगा तो कॉमन एरिया का नहीं पता होगा, और कॉमन एरिया नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा अभी हमने सोल्व किया है। इन ए क्लास 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, ठीक है। तो मैथ में दो ही टाइप की क्वालिटी है, या तो पास है या फेल है भाई, है ना। तो 65% लोग ऐसे हैं जो मैथ में पास है, ठीक है। तो बाकी लोग मैथ में फेल होंगे, यानी 35, टोटल तो 100 ही होते हैं ना। 50% पास्ड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में अगर 50% पास्ड है तो 50% फेल होंगे, है ना। 10% फेल्ड इन बोथ, दोनों में बोथ में फेल कितने लोग हैं, 10%, ठीक है। इफ 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, यहां पे 40 पास है बोथ में, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर मैं इस डाटा की वैल्यू निकाल लूं तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे ये निकालना है कि दोनों में पास कितने हैं। तो अगर मुझे ये पता चल जाए ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली मैथ में फेल है, ठीक है, या ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली इंग्लिश में फेल है, या बोथ में फेल है। अब बोथ का तो हमें पता है, बोथ में कितने फेल है, 10%। तो मैथ और इंग्लिश को निकालने के लिए डायग्राम बनाएंगे भाई, ये डायग्राम बना दिया। अब मैथ में कितने फेल हैं, टोटल 35, मैथ में 35% लोग फेल हैं। इंग्लिश में कितने फेल है, 50, इंग्लिश में 50% लोग फेल है। और दोनों में कितने फेल है, 10%। तो 35 में से 10 गया, ओनली मैथ में कितने लोग फेल हैं, 25%। और 50 में से 10 गया तो ओनली इंग्लिश में कितने लोग फेल हैं, 40%, है ना। तो मैथ में फेल कितने हैं, 25%, जो सिर्फ मैथ में फेल है, और जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है वो है 40। तो टोटल जो किसी ना किसी में जरूर फेल है, चाहे वो मैथ में फेल हो, चाहे वो इंग्लिश में, या दोनों में ही। तो बाकी जो लोग बच जाएंगे वो तो पास ही बचेंगे ना। तो 25 और 40 65 और 10 75। तो 75% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है। तो फिर बाकी लोग जो बच गए, 100% माइनस 75%, 25% पीपल आर पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो 25% की वैल्यू 40, और टोटल होता है 100%। तो 100% इसका 4 टाइम है, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देयर वर 160 स्टूडेंट इन टोटल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 160। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बात को समझ रहे हो सारे, आराम से सोल्व हो जाएगा, सिर्फ कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आना जरूरी है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखो, ये इलेक्शंस वाले क्वेश्चन है, इनको भी समझना, बहुत बार यहां से भी सवाल आता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, ठीक है। इन अ इलेक्शन अ कैंडिडेट गेट्स 44% ऑफ वोट्स एंड लूजेस बाय 840 वोट्स। व्हाट इज द टोटल वोट्स पोल्ड इफ देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट एंड ऑल वोट्स पोल्ड वर वैलिड, ठीक है। आपको मैं बहुत आसान कंसेप्ट बताता हूं, 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा सबसे पहले ये देखो कि टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट, ठीक है। और इसको हमेशा 100x से जूम कर लो। 100x, x लेने से कोई x से बुरा नहीं मानना है, x से हो सकता है आपको नफरत हो, लेकिन नफरत नहीं करनी है, प्यार बांटना, मोहब्बत बांटने से बढ़ेगी, ठीक है। x मैंने इसीलिए लिया ताकि डाटा बीच में मिक्स ना हो जाए, एज्यूम्ड वैल्यू और जो गिवन वैल्यू उसमें अंतर रहे थोड़ा, ठीक है। टोटल वोट अगर 100x है तो इसमें से ये देखो कि पोल कितने हुए, पोल्ड है, और फिर ये देखो कि वैलिड कितने, वैलिड कितने, ठीक है। और हमेशा जो जो वैलिड वोट होते हैं ना, वही हार जीत का अंतर तय करते हैं, यानी कि विनर के वोट प्लस लूजर के वोट, दैट इज इक्वल टू हमेशा वैलिड वोट, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन कुछ भी दी जा सकती है, तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बट आपको अगर ये 4 बातें बताए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी किसी भी सवाल में, कभी भी। अब जैसे यहां बोल रहा है कि if all what is the total votes polled if there were only 2 candidate and all votes polled were valid, कि सारे तो पोल हुए, तो सारे पोल हुए मतलब पोल्ड वोट कितने हैं, 100x।
और सारे ही वैलिड है, तो वैलिड भी कितने 100x। अब इसी में से विनर को मिलेंगे और इसी में से लूजर को मिलेंगे। अब विनर को जो मिला है, सॉरी जो लूजर को मिले हैं वो 44% है, किसका, टोटल का। तो टोटल 100x है, तो इसका 44% होगा 44x। तो विनर को कितना मिला, इस वैलिड में से घटाना है हमेशा, तो 100x माइनस 44, तो विनर को मिला 56x। तो विनर कितने वोटों से जीत गया भाई, 56x माइनस 44x, यानी जीत गया 12x से। और जीता है कितने से, 840 से, या ये कह लो ये हारा है 12x से। तो 12x की वैल्यू होगी 840, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 से गया 70। तो एक बार x की वैल्यू आ गई, सब कुछ आ गया। टोटल वोट्स बताने हैं या पोल्ड बताने हैं, तो 100 इंटू 70 दैट इज 7000। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर विनर के बताने हैं तो 56 इंटू 70, अगर लूजर के बताने हैं तो 44 इंटू 70। कोई मसला है ही नहीं जिसका आप हल ना कर पाओ। बात समझ पाए सारे? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मजा आ रहा है कि नहीं? दिल ठोक के कमेंट कर दो फिर मेरे लिए, अभी तुरंत, अभी तुरंत। ठीक है, मजाक में मत लेना यार। आपको लगता होगा सर ऐसे ही कहते रहते हैं, मैं आपकी चैट पढ़ता हूँ, आपको बहुतों का आंसर भी मिलते होंगे, मैं रिप्लाई भी करता हूँ, आपका थैंक यू, मोस्ट वेलकम, ये वो सारे मैं ही करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप मुझ तक अपनी बात पहुंचाओ। आज अभी वीडियो पॉज करो पहले और एक प्यारा सा कमेंट करो, और उसका मैं रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। चलो हरी अप गाइज, फटाफट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट समझ में आ गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, टोटल वोट कितने हैं भाई। टोटल वोट हम हमेशा लेके चलेंगे x, तो टोटल वोट कितने, 100x। अब पोल कितने हुए, पोल हुए, पोल्ड वोट है, उसने कहा कि 8% इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट, तो नोट पोल्ड कितने हैं, नोट पोल्ड होंगे 8%। तो 100 का 8% 8x, तो पोल्ड कितने होंगे 92x। ठीक है, इन द इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48। इस लाइन की बड़ी अहमियत है, क्योंकि वो हमेशा इसको मेंशन करके देगा कि विनर को 48 ऑफ द टोटल वोट मिला, डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट। अब द टोटल नंबर ऑफ वोटर, अब यहां पे इनवैलिड का जिक्र ही नहीं है, तो दैट मींस जितने वोट पोल हुए सारे वैलिड है, 92x। इसी में से विनर को मिला, इसी में से लूजर को। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो भी परसेंटेज दिया गया है विनर का या लूजर का, वो कंपेयर किससे किया गया है। यहां बोल रहा है 48% ऑफ द टोटल वोट, तो टोटल तो 100x है, 100x का 48 यानी 48x। और लूजर को कितना मिला, ये घटेगा हमेशा वैलिड में से ही, घटेगा हमेशा वैलिड में से। क्यों भैया, एक बात बताओ, अगर इसका 48% लेता वो विनर, फिर तो जीत ही नहीं पाता। दो ही तो कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट को अगर जीतना है तो एक के 50 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंपैरिजन होता है, सिर्फ ये कंपैरिजन, ये कंडीशन होती है, वो जानबूझ के देता है आपको घुमाने के लिए। ठीक है, तो लूजर को कितना मिला 44x, तो ये इससे कितने वोटों से जीत गया, दोनों के वोटों का डिफरेंस है 4x, और डिफरेंस है 1100, तो x की वैल्यू आ गई 4 से गया 275। ठीक है, तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ वोट, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना, 100 इंटू 275, यानी कि 27,500। ठीक है, नोट पोल्ड बताना हो तो 8 इंटू 275, अगर ये बताना हो पोल कितने हुए तो 92 इंटू 275, अगर ये बताना हो वैलिड कितने हैं तो 92 इंटू 275, ये बताना हो विनर को कितने मिले तो 48 इंटू 275। कोई तो सवाल ऐसा हो जिसका आंसर ना दे पाओ, लूजर के बताना है तो 44 इंटू 275, तो सबके बता दिए हमने, बट यहां टोटल बताने थे तो 27500। बात समझ में आई? बता सकते हो कि नहीं? आराम से आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, और थोड़ा सा मुश्किल सवाल ले लिया हमने यहाँ पे। क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है, 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। अगर टोटल वोट कितने हैं भाई, 100x, 100x, तो पोल कितने हुए हैं 75%, तो पोल हुए कितने 75x।
आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसमें से 2% इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हमेशा पोल हुए वोटों का ही होता है, तो इसका 2% लोगे तो 75 का 2% होगा 1.5x। तो वैलिड वोट कितने बचे, वैलिड वोट बच गए 75 में से 1.5 माइनस करोगे x में से तो 73.5x, इसी में से विनर को मिले, इसी में से लूजर को मिले, ठीक है, 73.5 में से। अब वो कह रहा है कि अ कैंडिडेट गोट 9261 वोट, एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिले विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, ठीक है, 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। अब 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड कितने हैं 73.5x, ये किसके बराबर है 9261 के। यहां विनर लूजर का कुछ दिया ही नहीं है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो 9261 और ये 25 से गया 3, ये 4, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा 4/3 और इधर ये भी डिवाइड करेगा 1/73.5 है, तो डेसिमल के नाम का एक जीरो ऊपर चल गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, देखो 5 से गया 2, 5 से गया 147, तो ये 3 से कटेगा 3 3 जा 9, 3 8 जा, फिर 3 3 जा 9, फिर 0, 1 सेकेंड, क्या होगा पहले 3 फिर 0 फिर 8 फिर 7, फिर ये इससे जाएगा किससे 21 से, ठीक है, तो 21 इंटू 4 84 इंटू 2 168, तो x की वैल्यू आ गई 168 और टोटल वोट्स इनरोल्ड, इनरोल्ड तो सारे होते हैं, तो 100x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 इंटू 168, तो टोटल हो गया 16,800, ठीक है भाई। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बात ऐसी है कि जितना मर्जी घुमा फिरा के दे दे, जितना मर्जी, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है ना, आपको पता है कि चीजें कैसे निकालते हैं, टोटल वोट, फिर पोल कितने हुए, इनवैलिड कितने हुए, तो आप फंसोगे ही नहीं कभी भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कुछ ये पास फेल वाले बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड 40% मार्क्स टू पास, ठीक है, 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए। ही स्कोर 200 मार्क्स एंड फेल बाय 8, तो व्हाट इज द टोटल मार्क्स, भैया पास होने के लिए 40% चाहिए, ठीक है, उसके आए 200 और 8 नंबर से फेल हो गया, 8 और आ जाते तो पास हो जाता, तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी दोनों इक्वल होंगे, तो 40% की वैल्यू 208, तो 1% की वैल्यू 208 डिवाइड बाय 40, तो टोटल नंबर तो 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू 208 डिवाइड बाय 40 इंटू, ठीक है भाई, तो 20 से गया 2, 20 से गया 5 और ये 2 से गया 104, तो 104 इंटू 5 दैट इज 520, तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 520 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इजी था, बीच में थोड़ा चस्का वैसे वाला भी आना चाहिए ना, मन लगा रहता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, a student gets 40% marks and passed by 30 marks, another student score 30% marks and fail by 40 marks, तो what is the maximum score in the exam। एक बच्चे को 40% नंबर मिले, ठीक है, और वो पास हो गया, पास बाय 30 मार्क्स, ठीक है, और एक बच्चे को 30% मिले और वो फेल हो गया, कितने नंबर से, फेल बाय 40 मार्क्स, तो बताओ कि मैक्सिमम मार्क्स क्या थे। एक बात बताओ, एक क्राइटेरिया बना लो, अगर मैं पासिंग मार्क्स निकालूं कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, अगर इसको 40% मिले और ये 30 नंबर से पास हो गया, तो यानी कि ये नंबर पासिंग मार्क्स से 30 अबव है, तो अगर इसमें से 30 माइनस कर दूंगा तो ये पासिंग मार्क्स ही मिले, यानी इसको पासिंग मार्क्स से 30 ज्यादा मिले, तो अगर इस 30 वापस ले ले तो इसके पास उतने ही रहेंगे जितने पास होने के लिए चाहिए। अब इस स्टूडेंट को बेचारे को 30% मिले और ये 40 से फेल हो गया, तो अगर इसको 40 और दे दे ये भी पास हो जाएगा, तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों के पासिंग मार्क्स है, तो ये 10% इधर आके माइनस होगा, 40 माइनस 30, और ये 30 उधर जाके ऐड होगा, 40 प्लस 30, तो यानी कि 10% की वैल्यू 70 होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 700,
यही तो बताना है हमने टोटल मार्क्स कितने, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुछ लोग वो ट्रिक व्रिक से भी इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी आपसे ऐसे छोटे लेवल पे सवाल पूछेगा। ट्रिक व्रिक के भरोसे ज्यादा मत रहो, ट्रिक एक पर्टिकुलर जगह यूज होगी, कंसेप्ट आपको मजबूती देगा मानसिक रूप से भी। ठीक है, एक ट्रिक होती है कि अगर पास और फेल दे रखा है तो दोनों का सम कर दो, फेल और पास दे रखा है तो भी सम कर दो, फेल फेल दे रखा है तो माइनस कर दो, पास पास दे रखा है तो माइनस कर दो। जैसे यहाँ पहले पास हो रहा है फिर फेल हो रहा है, तो परसेंटेज का तो डिफरेंस ही लेना है हमेशा, लेकिन इन नंबर्स का अगर पास और फेल हो रहा है तो पास और फेल में सम करते हैं, तो इन दोनों का सम कर दो। तो 10% की वैल्यू 30 + 40 यानी कि 70 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू 700। बुरी नहीं है ये भी ट्रिक, याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे इससे कर लो इससे कर लो, बात तो एक ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है, ए गेट्स 34% मार्क्स एंड फेल बाय 17। तो ए को 34 मिले और 17 और आ जाते तो वो पास हो जाता। बी गेट्स 24% एंड ही ऑल्सो फेल बाय, इसको 27 आए तो ये 73 से फेल हो गया, तो इतने आ जाते, ये भी पास हो जाता, तो ये भी पासिंग है ये भी, तो दोनों इक्वल होंगे। 34% में से 27 माइनस हो जाएगा और इधर 73 माइनस 17, तो ये बचा 7% और ये बचा 56, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 800। अगर टोटल पूछे तो 800, अगर पासिंग पूछे तो या तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1% की, या यहाँ ये देखो 34%, 34 इंटू 8 प्लस 17, तो 8 चौके 32, 3 8 24 और 3 27 प्लस 17, तो 289 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है भाई, और पासिंग परसेंटेज पूछे तो ये पासिंग मार्क्स सही है, टोटल है, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दुविधा ही तो नहीं है कोई, आराम से बनता चलेगा बिल्कुल स्मूथली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जैसे यहां पासिंग परसेंटेज पूछ लिया उसने, इन एन एग्जामिनेशन a student scored 30% marks in the paper and fail by 20 marks। ठीक है, 30% नंबर आए और वो फेल हो गया 20 मार्क्स से, तो 20 और आ जाते तो पास हो जाता भाई, है ना। आगे कह रहा है सेकंड स्टूडेंट गेट 40% मार्क्स, 40% एंड गोट 30 मार्क्स मोर, तो इसमें से 30 कम कर दें तो इसके भी पासिंग मार्क्स ही रह जाएंगे, है ना, और दोनों इक्वल होंगे। तो पास परसेंटेज बताना है इस बार। देखो परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ 40% माइनस 30%, उधर ये इधर आएगा 20 + 30। ठीक है, तो यानी कि 10% की वैल्यू कितनी होगी 50, तो 1% की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, अब आपको पासिंग परसेंटेज बताना है, तो ये तो पासिंग परसेंट में 30% तो है ही, 20 को परसेंटेज में चेंज कर लो, 1% की वैल्यू 5 है, तो 20 की वैल्यू क्या होगी 20/5 यानी 4%, तो पास होने के लिए कितने चाहिए 34%, या यहां कर लो, देखो 40% माइनस 1% की वैल्यू 5 है तो 30 की वैल्यू 6%, तो 40 - 6 तब भी 34। ठीक है, या फिर पासिंग मार्क्स निकाल लो, फिर टोटल मार्क्स से डिवाइड कर लो, मर्जी आपकी है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है। ठीक है, बट ऐसे पकड़ोगे तो आसान रहेगा, तनाव नहीं होता है ना, हाथ मुड़ने का भय रहता है, अगर ऐसे पकड़ोगे तो सीधा पकड़ो हमेशा, बिल्कुल घुमा फिरा के मत पकड़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये एक बहुत और शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000। ठीक है, कि 12,000 सॉरी जितनी भी वो सेल करेगा टोटल सेल पे 12% का कमीशन दे रहा है, और वो कह रहा है कि 15,000 से सेल ऊपर गई तो 1% का बोनस भी मिलेगा। तो इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज दिस, फाइंड द टोटल सेल। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि टोटल सेल x रुपीज की हुई है, टोटल सेल कितने की हुई x रुपीज की। ठीक है, अब एक सेल्समैन का प्रॉफिट क्या होगा, एक सेल्समैन का जो प्रॉफिट है वो क्या है इस सेल में, इस सेल में कि उसे 15,000 रुपए तक तो 12% मिलता है,
15,000 पे उसका जो प्रॉफिट है वो 12% है, ठीक है। लेकिन 15,000 से ऊपर अगर टोटल सेल x की हुई है तो x माइनस 15,000, इससे ऊपर जितने की भी सेल करेगा इस पे उसका प्रॉफिट 12 प्लस 1% है। यही तो उसका टोटल प्रॉफिट होगा कि भाई 15,000 तक जितनी सेल करेगा उस पे तो टोटल सेल पे ही 12% है, लेकिन 15,000 तक सेल करने पे 12% है। उसके बाद तो 13% हो जाता है ना। तो मान लीजिए उसने x रुपए की सेल करी तो 15,000 पे तो 12% ही मिला, लेकिन x में से 15,000 जो अमाउंट बच गया उस पर उसे 13% मिला, तो ये उसका टोटल प्रॉफिट है। तो पहले इसको कैलकुलेट करो, तो ये 15,000 इंटू 12% जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो ये होगा कितना 1800, ठीक है। और प्लस फिर ये 13% ऑफ एक्स और माइनस 15,000 का 13% लेंगे, तो ये 20 से 20, तो इसमें से भी माइनस होगा ना ये, तो माइनस कर दो 13 0 0, 13 पंजे 65, कितना हो गया 6, 13 कम 13 और 6 19, और प्लस 13% ऑफ एक्स। अब ये किसके बराबर है, क्योंकि इसका जो टोटल प्रॉफिट है इतना है 7650, ठीक है। तो ये 13% ऑफ एक्स कितना बच गया भाई, तो माइनस का 150 बचेगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा 150 इधर आके ऐड हो गया, ठीक है। तो 1% ऑफ एक्स कितना होगा, दैट इज इसका सम करोगे 3800 और डिवाइड बाय 13, तो 1% ऑफ एक्स इज, तो 100% ऑफ एक्स इज यानी कि 600 इंटू 100, तो जो टोटल सेल हुई है वो 60,000 की हुई है, ठीक है। कितने की हुई टोटल सेल 60,000 की, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको शॉर्टकट की जरूरत है, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से करो, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट तरीके से करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि उसे 12% तो मिलता है 15,000 तक, ठीक है। 12% मिलता है 15,000 तक, और 15,000 से ऊपर उसे मिलता है 13%। थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, ठीक है। तो यहां भी 12% तो मिलता ही होगा उसे, 1% एक्स्ट्रा मिलता है यहां पे, ठीक है। 1% एक्स्ट्रा मिलता है, तो मैं अगर यहां पे भी उसे 1% एक्स्ट्रा दे दूं, दे देता हूं यहां भी 1% एक्स्ट्रा दे दूं, तो उसका पूरी सेल पे ही, टोटल सेल पे ही 13% बन जाए, क्योंकि यहां तो उसे मिल ही रहा है 15,000 से ऊपर तो 13%, मैंने यहां भी उसको 13 दे दिया, तो मतलब उसे 1% ज्यादा दे दिया मैंने 15,000 से, ठीक है। 12% से 1% ज्यादा दे दिया, तो 15,000 का 1% होगा, 15,000 का 1% होगा 150, ठीक है। तो मैंने उसे इतने ज्यादा दे दिए, कब, जब मैंने उसे टोटल 13% दिया, तो यानी कि 13% ऑफ टोटल सेल अगर मैं दे रहा हूं उसे, तो उसे इतना दिया है तो उसे इतना और देना पड़ेगा, समझ रहे हो, कि अगर मैं पूरी सेल का 13% दूं इसे, तो यहां तो 13 ही दिया मैंने, तो यहां 1% फालतू देना पड़ेगा, तो 15,000 का 1% कितना हो गया 150, तो जितना उसे दे रहा हूं ना उससे 150 और ज्यादा दे दो, तो पूरी सेल पे उसे 13% मिल जाएगा। तो मुझे यहां से यह पता चल गया कि टोटल सेल का 13% किसके बराबर है, तो टोटल सेल का 13% किसके बराबर है 7800 की, तो 100% ऑफ टोटल सेल इज 7800 डिवाइड बाय 13 इंटू 100, तो 13 से गया 600, तो 60,000। बिल्कुल सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं रखते भाई हम, ठीक है। ये आपने इतने लेक्चर देख लिए होंगे मेरे, ठीक है। 2021 वाली सीसेट की सीरीज भी देखी होगी, वो पुरानी होगी, अपडेटेड देखो, ठीक है। तो कितना कितना कुछ पढ़ा रहे हैं यार, है ना। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होगा, टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड क्लियर, ठीक है। चलो, तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, अब इतना मैंने बता दिया आपको, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं आपको सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कंसेप्ट मैंने अभी सिखाया है आपको ये वाला, यही लगेगा यहां भी, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ कि इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बेहतरीन कोर्स आप लोगों के लिए हमने डिजाइन किया है, ये यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिल रही है, लेकिन आप इन वीडियोस को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं बहुत बेसिक से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं है, तो हमने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है, और ये कोर्स आपको सिर्फ 100 घंटे की क्लास देगा, 100 घंटे की, 100 घंटे में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल, आपका कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है,
कुछ नहीं है। आप आइए यहाँ, क्लास अटेंड करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखिए। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा सब कुछ, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ इंक्लूड है। वीकली लाइट आउट सेशन होगा, वीक में एक दिन में आपसे आके बात करूंगा रूबरू ऐसे, ठीक है। और पेपर से पहले आपकी जो रिवीजन है वो भी करवा दी जाएगी लाइव क्लासेस के थ्रू, ठीक है। और आप अपनी क्वेरी जब मर्जी पूछो, डिस्कशन फोरम पे, ईमेल पे, हमें फोन करके, व्हाटएवर, ठीक है। ये इस बैच की फैकल्टी है। मैथ मैंने पढ़ाया, जो आप यहाँ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, सारी फैकल्टी सेम वही है, ठीक है भाई। बात समझ में आई सबको? तो इस कोर्स का भी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाइए, वन स्टॉप सोल्यूशन है। बर्डन हट जाता है ना, कि अगर आपका सीसेट कंट्रोल में आ गया तो आपको जीएस की प्रिपरेशन के लिए एम्पल टाइम भी मिलेगा और एक स्ट्रेस फ्री माइंड भी मिलेगा, कि ये चिंता नहीं है, बस इसी पे फोकस करना है। अदरवाइज दोनों पैरेलल चलती रहेंगी, पता नहीं कहां तक खींच ले जाए, ठीक है। चलो, कमेंट जरूर करके बताया करो ये वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।